मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स नमस्कार। आज का हमारा लाइव सेशन आपके क्वेश्चंस को डेडिकेटेड है, आपके प्रश्नों को डेडिकेटेड है। आप अपने प्रश्न पूछिए और हम आज इस लाइव चैट में आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। फ्रेंड्स, प्रश्नों के बारे में मुझे आपसे एक बात कहनी है। आपके प्रश्न ईमेल पर हमें मिलते हैं, उसमें बहुत सारे प्रश्नों में क्लैरिटी नहीं होती। आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आता है। जैसे आपने कहा कि मेरा केस कोर्ट में चल रहा है, अपोजिट पार्टी नहीं आ रही है। इसमें हम कोई भी आपको सजेशन दे नहीं सकते हैं, क्योंकि न तो आपने ये बताया है कि आपका किस चल रहा है, किस स्टेज पे है, ये हमें पता नहीं होता। इसके लिए आपको प्रोसीजर को जानना होता है। तो पहली बात, आप अपने प्रश्न स्पष्ट लिखें। दूसरा, आपके कुछ प्रश्न हमें मिलते हैं जिसमें एक इशू पर आप बात करते हैं, बाकी इश्यूज हम समझ लेते हैं। जैसे आपने ये कहा कि मैंने लोन लिया था बैंक से, बैंक ने इंस्टॉलमेंट्स भी तय कर दी थी, हम इंस्टॉलमेंट्स पे भी कर रहे थे। इस बीच में बैंक से आपको इंटीमेशन मिलती है कि आप अपना सारा लोन एक मुश्त जमा करा दीजिए, और यदि नहीं जमा कराएंगे तो 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो आपका प्रश्न ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस तरह के प्रश्न हम समझ लेते हैं कि बैंकिंग रूल्स में ऐसी स्थिति कब आती है। उसके लिए हम अलग से जितने भी प्रश्न आपके पास ईमेल में हमारे पास आते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करके उसमें से चुन के हम ये पता करते हैं कि कौन से प्रश्नों का हम आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दे सकते हैं, जिससे आपके उस एक इशू पर वीडियो भी बनता है, बाकी लोगों को भी आसपास का जितना भी कानून होता है उसके बारे में परिचय मिलता है। तो हम उस तरह के आपको देते हैं, उस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको अलग से वीडियो में देते हैं। और जो प्रश्न आप पूछते हैं उसमें कुछ लोगों की ये मानना है कि नमस्कार अविनेश सिंह जी, नमस्कार। आपके प्रश्न हम साथ साथ में लेते रहेंगे, अपनी अपनी बात भी करते रहेंगे, आप अपने प्रश्न पूछते रहिए। तो कुछ व्यूअर्स ने ये चाहा है, हम पिछले 2 बार से बात कर रहे हैं। नमस्कार अभिषेक सिंह जी, नमस्कार संगमान यूनिवर्सल, नमस्कार सब लोगों को नमस्कार। आपके प्रश्न हम लेते रहेंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि कुछ व्यूअर्स ने ये चाहा है कि हम उनको लीगल ओपिनियन दें। बहुत सारे बल्क में आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, कभी व्हाट्सएप पे और कभी ईमेल पे। हम उन सबको जांच नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप उसमें क्या जानना चाहते हैं। तो हमने कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन की तरफ से एक व्यवस्था करने की सोची है कि हम आपके उन डॉक्यूमेंट्स को मंगवाकर, जहां आपको स्पेशली ये जानना है कि आपका केस किस स्थिति में है और आपके केस में कितनी स्ट्रेंथ है, आप यदि कोर्ट में जाएं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास शॉर्ट हैं, या आपको क्या करना चाहिए कि आप सक्सेसफुली अपने केस को लड़ सकें। यदि ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच करवानी है, डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और आप हमारी लीगल ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो हम एक प्लेन पेपर के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स को जांच कर उससे संबद्ध लॉ के बारे में आपको बताकर, आपके केस की स्ट्रेंथ बताकर और आपको क्या और करने की आवश्यकता है वो सब बताकर हम आपको लीगल ओपिनियन देंगे। मैम क्वेरी फिर से दीजिए। नीड टू सॉल्व रिक्वेस्टिंग यू अर्नेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड गुड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड गुड्स। देखिए, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड गुड्स। ओके, आपने ये पूछा प्रोडक्ट और गुड्स में क्या अंतर है। प्रोडक्ट जनरली गुड्स के लिए इस्तेमाल तो होता है, किंतु आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, जनरल भाषा में आप ये भी कहते हैं आप क्या बेच रहे हो जी। तो इसमें आपके प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी सर्विसेज भी आ जाती हैं, किंतु डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या है।
और कंटेंट क्या है और कंटेक्स्ट क्या है। देखिए जैसे प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज अब हमारे एक्ट में डाली है, तो उसका क्या अर्थ है हम आपको बता दें। उसमें प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज का अर्थ ही यही है कि गुड्स में या सर्विसेज में जहाँ कहीं भी डेफिशिएंसी होगी उसमें आपको किस तरह से लाइबल बनाया जाएगा, कौन कौन लाइबल होगा, मैन्युफैक्चरर, असेंबल करने वाला, उसको भेजने वाला, उसको लेबलिंग करने वाला, पैकिंग करने वाला, इन सब को अब लाइबल माना गया है इस एक्ट में। तो यहाँ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट मैंने उत्पाद, उत्पाद में आप इसको लिमिटेड गुड्स तक नहीं कर सकते। मैंने आप अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो उसको भी जब आपका कंटेक्स्ट देखा जाएगा तो पता चलेगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट और गुड्स को आप ये समझिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोडक्ट को हम ये मानते हैं कि जो भी इश्यूज इस एक्ट में दिए जाएंगे, जो भी आप, जैसे आप कहते हैं अरे भैया बेच क्या रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं कि आप बेच क्या रहे हो, आप क्या सर्विसेज दे रहे हो, हमें क्या दे रहे हो, आप क्या करते हो। तो उसमें इस तरह की लैंग्वेज में तो सारा कुछ आ जाता है। और अगर अलग से आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे या उस तरह से जानना चाहेंगे तो प्रोडक्ट तो गुड्स को ही कहेंगे। और गुड्स में भी देखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड जो वर्ड गुड्स है वही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन जो इशू है, जिसको गुड्स, जिसमें गुड्स को जो डिफाइन किया गया वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर डिफाइंड गुड्स हैं। इस गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टीज ही आती हैं, इमूवेबल नहीं आती हैं। हम आपको इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण दें कि जब सबसे पहले 1963 में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक केस सामने आया था और ये तय करना था कि ये मैटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहला सवाल था कि ये तो गुड्स नहीं है, आपका मकान इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए गुड्स नहीं है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्यों आएंगे और कैसे आएंगे। तो इसका ये बताया गया था कि हम यहाँ पर गुड्स की बात नहीं कर रहे, हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। एक बार कोई अथॉरिटी के अंदर कोई भी हाउस बायर, होम बायर जो है रजिस्टर करता है तो वो सर्विसेज हायर करता है, इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देता है और आपको बनाने का एक तरह से सर्विसेज दी है कि आप इसको बना के दीजिए, तो वो सर्विसेज में आया था। तो यहाँ पर हम अंतर बता रहे हैं कि क्या गुड्स और सर्विसेज में अंतर होता है। मैम अ क्वेरी नीड टू बी सॉल्व, रिक्वेस्टिंग एस्टिमेट व्हाट इज दैट, वो हमने आपको बता दिया गुड्स और प्रोडक्ट में क्या अंतर है। और अब हम आपको आ रहे थे अपने इस व्यवस्था के बारे में कि हम क्या सिस्टम डेवलप करना जा रहे हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बड़े आराम से सोच कर अनाउंस करेंगे कि किस तरह से हम इस इशू को लेंगे। हम लीगल ओपिनियन की बात कर रहे हैं। आपकी रिक्वेस्ट पर हम आपको लीगल ओपिनियन अपने प्लेन पेपर के ऊपर डे में कोटिंग द लॉ एंड कोटिंग द जजमेंट्स सारा आपको दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये चाहा है कि हमको एक्सपर्ट ओपिनियन प्राप्त करने में दिक्कत होती है, तो क्या आप एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो जब एक्सपर्ट ओपिनियन देनी होती है तो उसमें आप अपने लेटर हेड पे ही देते हो ताकि पता चले कि हु इज़ द एक्सपर्ट, कौन एक्सपर्ट है जो आपको ओपिनियन दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बिल्कुल सोच समझकर आगे चलना चाहती हूँ। पहले यदि आप एक्सपर्ट ओपिनियन हमसे चाहते हैं तो एक्सपर्ट के बारे में भी आपको जानना चाहिए। हम अपना प्रोफाइल पहले आपको भेजेंगे। राजेंद्र शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। हम अपना प्रोफाइल आपको भेजेंगे, आप पहले आश्वस्त हो लीजिए। हम अपना लेटर हेड की कॉपी भी भेजेंगे। आप पहले आश्वस्त हो लीजिए कि आप किससे एक्सपर्ट ओपिनियन प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन तो आपकी बहुत जगह काम आएगी। इवन आपके कोर्ट में भी एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन आप लगा सकते हैं किसी भी जगह पर, जहां भी आप अपने केस को पुष्ट करने के लिए, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, इवन आप इंश्योरेंस में या जहाँ भी आपका केस चल रहा है या आपका केस है और आप उसमें अपनी प्लीड करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन आप लगा सकते हैं। उसके लिए लेटर हेड पे हम दे सकते हैं। किंतु हम एक बात कहना चाहते हैं
कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन एक आपके भले के लिए काम करने के लिए बना है। हमें कोई भी किसी तरह की अर्निंग की कोई इच्छा नहीं है, किंतु यदि हम आपको इसको ओपन कर देंगे तो बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आने लगेंगे, और जो सीरियसली हमारी रिपोर्ट चाहता है उनका भी भला नहीं हो सकेगा। हम कोई नॉमिनल फीस तय करेंगे, बहुत ही नॉमिनल, और वो भी आप कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ही डायरेक्ट जमा कराएंगे। तो ये हम सोच रहे हैं, अगर आपका इसी तरह से हमारे साथ सहयोग बना रहेगा तो हम इसको अलग से वीडियो में सारी बातें तय करके आपको इसी सप्ताह के अंदर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपके प्रश्नों में अभी और कोई मेडिकल रिपोर्ट रॉन्ग है, मेडिकल रिपोर्ट रॉन्ग है, मुझे समझ नहीं आया आपकी बात। मेडिकल रिपोर्ट रॉन्ग कैसे है? अगर आपको डॉक्टर्स ने जो मेडिकल रिपोर्ट दी है वो रॉन्ग है, या आपका डायग्नोसिस रॉन्ग है, ये समझ में मुझे नहीं आया है, किंतु मैं ये समझ रही हूँ कि शायद आप ये कहना चाहते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो दिया है उसमें वो आपका डायग्नोज रॉन्ग है। अगर ऐसा है तो मैं आपके इस प्रश्न का जवाब उसी लाइन पे देती हूँ। यदि नहीं, मैडम पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटिंग टू जूरी पैनल मेंबर डिस्ट्रिक्ट फोरम। नहीं, ये मैं नहीं बता पाऊंगी, ये मिनिस्ट्री का है। आप अगर आपने इंटरव्यू देना है मेंबर के लिए या जूरी के लिए तो वो आप मिनिस्ट्री से पता करिए, मैं इसके बारे में नहीं बता सकूंगी। किंतु जो आपका प्रश्न है, कृपया अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपका डायग्नोसिस रॉन्ग है? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपका डायग्नोसिस रॉन्ग है तो आपको ये पहले तय करना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि डायग्नोसिस रॉन्ग कैसे है। आपने कहा मेडिकल रिपोर्ट रॉन्ग है, मेडिकल रिपोर्ट तो वही होगी जो रिपोर्ट है। अगर आपको लगता है कि वो डायग्नोसिस रॉन्ग है तो आपको दूसरी एक्सपर्ट ओपिनियन शो करनी पड़ेगी कि वो रॉन्ग कैसे है। क्या आपने एक डॉक्टर से इलाज किया और वो आपका इलाज ठीक नहीं हुआ, या आपका पेशेंट ठीक नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास आप गए, दूसरे डॉक्टर ने उसको डायग्नोज दूसरा किया और दूसरी तरह की दवाई दी जिससे आपके पेशेंट को आराम आया या वो डिजीज़ ठीक हुई, तो उसको रॉन्ग डायग्नोसिस कहेंगे। किंतु इसके लिए आपको डॉक्टर की रिपोर्ट तो चाहिए ही होगी, टेस्ट रिपोर्ट जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट होगी वो भी चाहिए होगी, और दूसरे डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उनको भी मैच करना होगा, और कौन सी रिपोर्ट गलत है ये भी तय करना होगा। आप अपने आप से मेडिकल रिपोर्ट रॉन्ग है नहीं कह सकते। यदि आपका प्रश्न ये है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट सही नहीं दिया गया है तो वो तो आपके हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में या डॉक्टर के पास होगा। इसके अतिरिक्त मैं बात नहीं समझ पा रही हूँ। और मेडिकल रिपोर्ट रॉन्ग है, ये मैं इतना ही समझ पाई हूँ कि शायद आप डायग्नोसिस रॉन्ग की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने ये भी तय किया था कि हर सेशन में हम आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ आपको कोई एक रोचक प्रसंग भी सुनाएंगे। कोर्ट में बैठकर बहुत सीरियस बातें होती हैं, बहुत ही गंभीर वातावरण होता है, किंतु कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसा रोचक भी घट जाता है जिससे थोड़ा सा उत्साह सा बन जाता है और थोड़ा सा अम्यूजमेंट भी हो जाता है। तो हम आपको एक ऐसा ही किस्सा हमने पिछले बार भी सुनाया था, इस बार भी आपको एक किस्सा सुनाएंगे। मैडम पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटिंग टू जूरी पैनल नहीं बता सकेंगे, रन है तो क्या हो, क्या रॉन्ग हो तो क्या हो, नहीं समझ में आया। मेडिकल रिपोर्ट रॉन्ग हो, मेडिकल रिपोर्ट रॉन्ग कैसी, जो रिपोर्ट होगी वो तो रिपोर्ट होगी, रॉन्ग कैसी होगी, डायग्नोसिस रॉन्ग होगा, ट्रीटमेंट रॉन्ग होगा। ट्रीटमेंट रॉन्ग है तो आपका कंज्यूमर कोर्ट में आप केस डाल सकते हैं। उसके लिए जो कुछ चाहिए मैंने आपको बता दिया कि एक्सपर्ट ओपिनियंस चाहिए, पूरा मेडिकल लिटरेचर चाहिए, आपका मेडिकल जो ट्रीटमेंट हुआ। देखिए, ट्रीटमेंट तो फैक्ट्स होता है, ट्रीटमेंट में रॉन्ग राइट कुछ नहीं होता, ट्रीटमेंट में फैक्ट्स होता है। आपका पेशेंट कब आया हॉस्पिटल में, उसने क्या डायग्नोज, उसको क्या डायग्नोज किया गया,
क्या दवाई दी गई, कब इंजेक्शन दिया गया, कब डोज दी गई, और कब उनका टेम्परेचर नापा गया, कब उनका बीपी देखा गया, कब उनका शुगर टेस्ट हुआ, कब उनका लेबोरेटरी टेस्ट हुआ। ये सारे तो फैक्ट्स होंगे। फैक्ट्स तो जो लिखे होंगे वही होंगे। अब बात ये है कि वो अगर आपके उन फैक्ट्स के आधार पर जो ट्रीटमेंट हुआ वो अगर रॉन्ग हुआ तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आपको एक ऐसा वाकया सुनाएं जिसमें थोड़ा सा कोर्ट का एंगेजमेंट भी हुआ। एक केस में एक यंग एडवोकेट थे, उन्होंने फाइनल आर्गूमेंट्स किए, सारे आर्गूमेंट्स बहुत अच्छे किए, बहुत ही मेधावी एडवोकेट था वो। और उसने शुरू में जब ज्वाइन किया था हम उसको समझाया करते थे कि तुम रॉन्ग स्टेटमेंट कोर्ट के सामने मत दो, ये तुम्हारे कैरियर पर असर करेगी, इसलिए वो हमसे थोड़ी सलाह भी लेते रहते थे। तो उन्होंने सारा आर्गूमेंट किया, बहुत अच्छा आर्गूमेंट किया। आर्गूमेंट करने के बाद हम संतुष्ट थे, उसके बाद कुछ पूछना नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अब हम इसको ऑर्डर के लिए करेंगे। तो हमको आश्चर्य हुआ कि ऑर्डर के लिए रिजर्व क्यों नहीं करें भाई, जब आपका आर्गूमेंट्स हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो आर्गूमेंट्स के लिए रिजर्व क्यों ना करें। नहीं मैम, हमारे सीनियर ने कहा है कि अभी आर्गूमेंट्स के लिए रिजर्व नहीं करना है। तो हमने फिर पूछा कि क्या आपके सीनियर भी कुछ आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं। नहीं, आर्गूमेंट्स तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कुछ केस लॉ देना चाहते हैं। नहीं, वो भी सबका हमारा कंप्लीट है, मैंने आज सारा केस लॉ दे दिया। तो फिर क्या वजह है कि आप आर्गूमेंट करने के बाद इसको रिजर्व नहीं करना चाहते। कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि आपको फिर एक डेट दे दीजिए। कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा डेट दे दी जाए और केस को पेंडिंग रखा जाए, इसको तो हम रिजर्व कर रहे हैं। इतने में ही हमारे सीनियर जो जज थे दूसरे साथ में थे, वो मेरे से ज़्यादा अनुभवी थे, उन्होंने मुझे रोका कि रुको। तो उस जज से पूछा, तो आपका जो कंप्लेनेंट है वो कहाँ है। वो तो आज आए नहीं है, आने के लिए बोला था तो पर आए नहीं है। तो जज साहब ने पूछा, तो आपको फीस मिल गई। नहीं, फीस ही तो नहीं मिली है, आज आने के लिए बोला था, फाइनल डेट था, वो कह रहे थे हम ज़रूर आएंगे, सारे कुछ उनसे साइन वाइन हमने करवा लिए और आज उनका आना था और वो तो आए नहीं हैं। और जज साहब, अगर वो आज नहीं आए हैं, आप ऑर्डर के लिए आप यदि ऑर्डर के लिए रिजर्व कर लेंगे, अगर आप ऑर्डर के लिए आज रिजर्व कर लोगे तो वो तो हमें फीस नहीं देंगे। तो हम लोगों ने अपनी नोटिंग बदली, हमने उसमें लिखा कि आर्गूमेंट्स डन, स्टिल सम क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फ्रॉम द कंप्लेनेंट टू कम पर्सनली, और आर्गूमेंट्स, रिटन आर्गूमेंट्स टू बी गिवन ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। हमने नेक्स्ट डेट दे दी। तो नेक्स्ट डेट में कंप्लेनेंट भी आया और वकील भी आया। तो हमने क्वेश्चन पूछे कुछ कंप्लेनेंट से कि ये जो इन्होंने आर्गूमेंट किए हैं आपने सुने हैं। बोले मैंने तो सुने नहीं हैं। तो इन्होंने जो आर्गूमेंट्स बनाए हैं, लिख कर दिए हैं, लिख कर लाए हैं, जो वो आपने पढ़े हैं। नहीं, मैंने तो वो भी नहीं पढ़े हैं। तो आप आर्गूमेंट्स को पहले पढ़ लीजिए, आप आश्वस्त हो लीजिए कि आर्गूमेंट्स आप उसको मानते हो, उस पर आपको साइन भी करने हैं, और तब ये आर्गूमेंट्स यहाँ पर आप पेश करिएगा और फिर हम इसको ऑर्डर के लिए रिजर्व करेंगे। तो इतने में वो एडवोकेट बोलते हैं हम इस केस को डील नहीं करेंगे, हम केस से अपना वकालतनामा विड्रॉ करते हैं, हम इस केस में ना आर्गूमेंट कर रहे हैं और ना ही रिटर्न आर्गूमेंट्स देंगे। तो हमने कहा तब ठीक है, हम इसको केस को साइने डाई एडजॉर्न कर देते हैं। साइने डाई एडजॉर्न करने का अर्थ ये होता है कि अनिश्चित काल के लिए फाइल को बंद कर देना। जब आप नया एडवोकेट अपॉइंट करेंगे तो हम इस फाइल को खोल देंगे, या फिर आप अगर स्वयं आर्गूमेंट करना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त आप आर्गूमेंट कर लीजिए। तो कंप्लेनेंट थोड़ा सा घबरा गया। कंप्लेनेंट ने कहा कि मुझे थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम दे दीजिए। तो हमने उनको 15 मिनट का टाइम दिया। 15 मिनट तो क्या, 10 मिनट के अंदर अंदर सारी पार्टीज वापस आ गई और एडवोकेट की फीस मिल गई थी और अब रिटर्न आर्गूमेंट्स हमने ले लिए और ऑर्डर को रिजर्व किया। तो ये इस तरह के किस्से भी होते हैं। हमेशा ये नहीं कह सकते कि अपोजिट पार्टी ही गलत होती है या एडवोकेट ही गलत होते हैं या कंप्लेनेंट हमेशा सही होता है। कई बार कंप्लेनेंट्स भी इस तरह की हरकत करते हैं, तो हमको एडवोकेट के प्रोफेशन का भी ध्यान रखना होता है। एक्चुअली हर एक का ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली बार आप अपने प्रश्न लेके आइएगा और हमने एक वीडियो आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए
अपलोड किया है कल ही, उसको देख लीजिए, उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। एक वीडियो हम हर बार किसी नए इशू पर अपलोड करते ही हैं, वो फ्राइडे तक अपलोड होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ। थैंक यू।